बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ग्रेटेस्ट रूलर गुजरा है स्लेव डायनेस्टी का, और ये स्लेव डायनेस्टी का थर्ड किंग है जो सुल्तान है। अब हम आज सबसे पहले ये देखेंगे कि सुल्तान और किंग के अंदर क्या फ़र्क है। जो सुल्तान होता है हमारे पास, पहले सुल्तान हुआ करते थे और बादशाह भी हुआ करते थे। जो सुल्तान होता था वो खलीफा के अंडर होता था, जैसे उस दौर में अब्बासीद कैलिफ था। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होते थे, मतलब इनको कोई भी काम करना होता था तो ये डायरेक्ट परमिशन लेते थे किनसे, खलीफा से। ठीक है। और जो किंग होता है वो अपनी रियासत का खुद इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान डिपेंडेंट था किसके ऊपर, खलीफा के ऊपर, और जो किंग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आज हम आते हैं सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के टेन्योर के ऊपर। इसका टेन्योर है 1211 से लेके 1236 तक। ये अरम शाह के बाद आया था। अरम शाह बेटा था इल्तुतमिश का, और ये सन इन लॉ था, सॉरी, जो अरम शाह था वो बेटा था ऐबक का, और ये सुल्तान इल्तुतमिश ये दामाद था किसका, ये भी ऐबक का दामाद था। ऐबक सन इन लॉ। ऐबक का सन इन लॉ था। उसके बाद ये स्लेव ऑफ स्लेव था किसका, ऐबक का। गुलाम था किसका, ऐबक का, और ऐबक किसका गुलाम था, शहाबुद्दीन गौरी का। उसके बाद आते हैं कि इसकी पॉलिसियाँ क्या थी, इसने क्या क्या किया। तो इसकी जो सबसे एक अच्छी पॉलिसी थी कि ये मंगोल्स के ख़िलाफ़ लड़ा। ये मंगोल्स के ख़िलाफ़ इस तरीके से लड़ा कि अपनी जो रियासत थी, हालांकि वो तो बहुत न्यूली बॉर्न थी। सबसे पहला इनका जो रूलर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद अरम शाह। अरम शाह तो चंद मंत्रा 4 से 5 साल हुए थे इस किंगडम को बने हुए, वो न्यूली थी, और मंगोल बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फिर भी ये बहुत फिर्म रहा और इसने मंगोलों को शिकस्त दी और मंगोल वापस चले गए। इसकी दैन हम पॉलिसीज़ देखते हैं कि इसने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई। इसकी जो मेन पॉलिसी थी कि स्ट्रॉन्ग आर्मी, इसने अपनी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली कि जो मंगोल बहुत ज़्यादा ताकतवर थी इसने उनको भी शिकस्त दे दी। उसके बाद इसने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको आउटलाइन किया, उसको देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। और ये कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन नहीं था, ठीक है, स्टार्ट में, लेकिन ये बहुत ही फोर साइटेड और प्रिकॉशियस पर्सन था। ये चीज़ों को बहुत जल्दी जान जाता था। उसके बाद इसने यल्दोज़ और कबाचा खान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी 1215 में। अब जब यल्दोज़ और कबाचा खान थे, ये कुछ इन्होंने एरियाज़ कैप्चर किए हुए थे दिल्ली के, उसके बाद इसके बंगाल के कुछ एरियाज इनके अंडर थे। तो इसने उन सब एरियाज़ को कैप्चर करके अपनी रियासत को अंदर ऐड किया। उसके बाद इसने मुल्तान और सिंध के जो एरियाज़ थे उनको भी अपनी रियासत के अंदर ऐड कर लिया और मंगोलों के ख़िलाफ़ इसने जंग लड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक फौत हो गया 1210 में, जिसकी वजह से उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो सकी। अरम शाह ने उसके ऊपर कोई फोकस ना किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसके ऊपर फोकस करके इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई। ये रिलीजियस माइंडेड पर्सन था, ठीक है, और रात को उठ के नमाज़ें पढ़ता था, अल्लाह से दुआएं मांगता था। उसके बाद इसने जो मॉनेटरी सिस्टम, पैसे का निज़ाम दिया था, वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट था, वो बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंट रोल है। सिल्वर तंका इसने ईजाद किया था, उसका था चांदी का था, और उसका वेट था 175 ग्राम। तो ये इसने अपनी करेंसी ईजाद करवाई थी। इसको रियल फाउंडर भी कहते हैं। वो सवाल आता है कि इसको रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है। रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में तो चीज़ें अच्छी तरह से बनी ही नहीं थी। जैसे किंगडम जो थी वो सही तरह से एडमिनिस्टर ही नहीं की जा चुकी थी, उसका टेन्योर बहुत थोड़ा था, और जहाँ जहाँ से रिवोल्ट्स हो रही थी वह उनके ऊपर कोई काबू नहीं पाया जा सका। तो इस बंदे ने आके जहाँ पे रिवोल्ट्स हो रही थी उन रिवोल्ट्स को ख़त्म किया, बगावतें हो रही थी उनको बगावतों को ख़त्म किया,
जैसे राजपूत थे, खोखर थे, जहाँ जहाँ बगावत वो करते थे उनके खिलाफ जंग लड़ी और उन सब की जो बगावतें थी वो ख़त्म कर दी। अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया, एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम दिया और लोग बड़े खुशहाल हो गए। जब लोग खुशहाल हो गए तो रियासत बड़ी अच्छी चल रही थी। तो इसीलिए इन्हीं बेसिस के ऊपर इस बंदे को रियल फाउंडर कहा जाता है, किसका? स्लेव डायनेस्टी का। और ये फौत हो गया 1236 के अंदर। और 1236 में जब फौत हुआ तो सवाल ये पैदा हुआ कि किस बंदे को या किस को हम नेक्स्ट बने, सुल्तान बने। तो इसके 7 बेटे थे। तो इसका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्ताना बहुत कैपेबल थी और जीनियस थी, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को वो जानती थी। तो इसने कहा कि रज़िया सुल्ताना को नेक्स्ट, इसके फौत होने के बाद सवाल ये पैदा हो गए थे ना किसको बनाया जाए। तो लोगों ने फिर डिफरेंट राय दी, लेकिन जो रज़िया सुल्ताना थी ये अपॉइंट हो चुकी थी अपने वालिद की तरफ से। लोगों ने शुरू में इसकी मुखालफत की लेकिन बाद में उन्होंने पता लग गया कि ये बहुत ही कैपेबल है। और रज़िया सुल्ताना 1236 से लेके 1240 तक रही क्वीन और 1240 में ये फौत हो गई। और ये जो मोस्ट अहम क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी की वूमेन, फर्स्ट वूमेन। अब ये फर्स्ट क्वीन थी, इसका टेन्योर है 1236 से लेकर 1240 तक। 1240 में इसके फौत होने के बाद इसका भाई सुल्तान बन गया। थैंक यू।